रिजिडिटी का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में लास्ट तक हम लोग क्या पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, या मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उसकी कामयाबी के पीछे उसका राज क्या है। राज ये था कि उसने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया, और मटर का पौधे का उसने सिलेक्शन इसलिए कर पाया क्योंकि उसको बचपन से खेती बाड़ी का तजुर्बा था। जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि मटर के पौधे एनुअल होते हैं, कुछ साल में फल लेते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब फूलों में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं इसमें। ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, मतलब ट्रू ब्रीडिंग मतलब इनका खालिश नस्ल को पैदा करना आसान है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को दौरान करने के लिए जो मटर के पौधे का सैंपल मार्केट से खरीद के लाया था, उसको बार बार उस पौधे में क्या करवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। खुद जर्गी कमल को उसको बोलते हैं, मतलब बार उसको अपने पौधे से बार उसने क्रॉस कराया। इस तरह से वो कब तक कराता है जब तक वो इससे मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो गया कि अभी से सबसे हमेशा वो लंबे पौधे आए। नाटक पौधे के साथ ही उसने यही कहा, मतलब उसने सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए खालिश लंबा और खालिश नाटा पौधा हासिल किया। उसको बोलते प्योर टॉल और प्योर डॉर बोलेंगे हम लोग आगे चलकर। तो मेंडल ने प्योर टॉल कैसे अचीव किया, प्योर डॉर कैसे अचीव किया, बार पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन करवाना। उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक तो हेडिंग के नाम से, इसका नाम दिया अपने एक्सपेरिमेंट के हेडिंग का एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस नाम से उसने अपने ज़माने के किताब नेचर सोसाइटी में एक मैगजीन में अपना आर्टिकल छपवाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके उसको इसका फ़ायदा नहीं मिला। उसके जब तक वो एक्सपेरिमेंट ठीक कर दिया था, 34 साल तक वो जिंदा रहा, किसी के पास किसी की वजह उस एक्सपेरिमेंट में नहीं हुई। फिर इसके मरने के 16 साल के बाद कुछ साइंटिस्ट आया जो उस पर काम कर रहे थे, उन लोगों को चोरी मिला, उन लोगों की वजह उसकी बढ़ गई। तब तक मेंडल को मरे में 16 साल हो चुका था, और जब वो मरा तो उसको क्या बताया, वो भूख की वजह से मरा था, और मरते वक्त वो अंधा हो गया। हर बात की आने वाले साइंसदानों ने उसके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और वहाँ से साइंस के नए ब्रांच का शुरुआत होता है। इसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या चीज़ है? साइंस से एक ब्रांच है जो इसके ऊपर डील करता है कि डायबिटीज शुगर के बच्चों में ट्रांसफर कैसे है। तो हेरिडिटी क्या चीज़ है? हेरिडिटी उस प्रोसेस का नाम है। उसके अलावा आपको बताया था कि पौधों का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव मतलब पौधों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो उनका फ्लावर होता है, फूल होता है। फूल में होता है क्या, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं। ये दोनों होते हैं। अब सब पौधों में नहीं होता, पौधों में नहीं भी होता। पौधों का फूल जो होता है उससे मेल पार्ट होता है, किसी से फीमेल पार्ट होता है, और बहुत सारे पौधों में होता भी है, लेकिन मटर के पौधे में भी ये होता है। क्या होता है? मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है, जिसको बोलते हैं बाई सेक्सुअल प्लांट हो रहा है। क्योंकि फूलों को अगर बहुत से कभी देखे होंगे तो फूलों की पंखुड़ी के बीच में कुछ लंबे रेशियो होते हैं फाइबर की तरह, और एक बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है। अगर आप फूल को बना कर दिखा नहीं सकते, आप मेरे अगर थोड़ा सा स्केच बना कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, फूल के बीच में इस तरह का एक गोल हम उसके आस पास ऐसे लंबा दाना फूलों के साइड में चला जाता है, देखिएगा। तो ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये पौधों का फूलों का फीमेल पार्ट है, और साइड में किस तरह का रखा हुआ है, ये लंबा रेशा छोटा सा मोटा सा खुला हुआ है, ये पौधों का मेल पार्ट, और ये वाला पौधों का फीमेल पार्ट। बात दिखाई दे रहा है? तो इसमें ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं पोलन सेक। इस पोलन सेक में क्या भरा रहता है? पोलन ग्रेन्स कहाँ भरा रहता है? इसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरा रहता है। जब यहाँ ये फटता है, जब फटता है पकने के बाद ये, तो पोलन ग्रेन बहुत छोटे
वो छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं, उसमें से एक भी अगर पोलन ग्रेन इस ट्यूब में चला गया, इस ट्यूब में चला गया तो पोलन ग्रेन कहाँ चला आता है, गिर के यहाँ चला आता है। और यहाँ पर क्या चीज़ है, ये सब बोलते हैं फूलों का ओवेरी। ओवेरी पता है कि आपको पता होगा, ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन जिसके अंदर चला आता है, यहाँ पर पहले क्या मौजूद है, ओवेरी। यहाँ पर आप पोलन ग्रेन और ओवेरी से आप समझ लें कि मेल फीमेल गैमेट मिलता है तो बनता है क्या, जाइगोट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये सब पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन तो वहाँ पर डायग्राम बना के ऐसे बताएंगे। अभी रफली के लिए रफली बता रहे हैं आप, जो लिखाया था कि पोलन सेक होता है, पोलन सेक मेल पार्ट है, उन्होंने बताया था ना। तो पोलन क्या होता है, लंबा लंबा भारी भारी रेशा होता है, उसमें मोटा मोटा खुला हुआ दाना होता है, बहुत फूलों आप देख सकते हैं, बहुत फूल है, तो समझो फूलों का मेल पार्ट है, ठीक है। और ये जो सब जो देखें इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर क्या रहता है, ओवेरी रहता है, ठीक है। खैर उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये मतलब बोलने का मतलब है कि मटर के पौधे मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, जिसके बिना पूछना उन दोनों पौधों में क्या करा है, वो पौधों को मतलब ये उसको बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब मेल फीमेल पार्ट दोनों है, इसीलिए मेंडल का मटर के पौधे चुनने की वजह ये भी थी। बताया ये पौधा बहुत फर्टाइल था, मतलब बहुत ज़्यादा मैदान में बीज पैदा करता है ये। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये था कि इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग पैक है, मतलब मटर के पौधे का, मटर के फलों का 7 वैरायटी है, पौधों का 7 वैरायटी है। तो 7 वैरायटी का एग्जाम में नाम पूछता है, 7 तो कभी भी पूछता है, कभी कभी 3, कभी कभी 2 पूछता है। अब वो कौन सा पूछेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो 7 लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर हम आगे बताएँ क्या करना है, आप थोड़े कुछ पाउस कर लो करके देखो। तो मटर के पौधों का 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम दिखाया है। इसमें 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैसा है, बीज जो दाना का दाना, तो दाना का शक्ल और शेप के ऊपर है। और ये बाकी 3 कैसा है, छीनी का जो छिलका, जो छीनी इसका दाना होता है पूरा इतना बड़ा जो छीनी होता है, इसको एक छीनी बोले दाना, उसके अंदर वो उसके बारे में दाना वाला मतलब ये वाला, मतलब पूरे जो एक छीनी होता है, छीनी वाला जिसको बोलते हैं, तो वो उसका कैरेक्टर 3 तरह का होता है। और लंबाई और नाटापन के बारे में उसका एक ही वैरायटी, मतलब 3 अच्छे और एक 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पर जो हम लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ पर एक बात और ही जानने वाला बात यहाँ पर ये है कि जिधर हम शुरू में लिखा है इस तरफ एंड से पहले वाला, वो सब डोमिनेंट है, वो सब डोमिनेंट है। और यहाँ जो लिखा हुआ सब रिसेसिव है। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब क्या होता है, जब 2 चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं, जैसे मटर के पौधे निकालने का मेंडल ने प्योर लंबा लिया और प्योर नाटा पौधा लिया। जब प्योर लंबा का मतलब क्या हो रहा, तब खालिश लंबा पौधा और एक खालिश नाटा पौधा, मतलब जात के एतबार से बिल्कुल ये प्योर है, ये भी जात के एतबार से प्योर है, मतलब दोनों ही प्योर, दोनों ही खालिश नस्ल से है, नस्ल में कोई खराबी नहीं है, दोनों खालिश नस्ल से दोनों क्रॉस कराया गया, तो दोनों ही नस्ल, दोनों ही खूबी, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक, जाहिर सी बात है एक साथ जाहिर नहीं हो सकता, कोई एक जाहिर होगा और कोई एक छुपेगा, लेकिन वो कंप्लीट छुपता नहीं है, बाद के आने में नस्ल फिर वो अपने आप को जाहिर करता है। लेकिन जब किसी जब शुरुआती जनरेशन में जब कोई खूबी दिखे और कोई छुप जाए, तो जो दिखे उसको बोलते हैं डोमिनेंट, यानी गालिब रह गया वो। रिसेसिव को बोलते हैं उर्दू मगलूब, यानी कि वो नस्ल छिप गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, वो अपने आप को आने वाले 2 नस्ल के बाद खुद को वो जाहिर करेगी। तो जितना हम लिखा है कैरेक्टर दाएँ तरफ इस तरफ लिखा है जो सब डोमिनेंट है, यानी अगर प्योर टॉन ले, प्योर डॉर्म ले और दोनों में क्रॉस कराया तो पहला नस्ल क्या आएगा, प्योर डॉल आएगा। मान लीजिए आपने राउंड और ग्रिकल्ड वाले बीज में, राउंड और ग्रिकल्ड वाले में अगर आपने क्रॉस कराया तो जो पहली नस्ल में क्या आएगा, लेकिन शर्त ये है कि दोनों क्या होना चाहिए, प्योर। अगर प्योर नहीं होगा तो ग्रिकल्ड वहाँ वो नहीं आएगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये जो चार्ट बनाएगा, ये चार्ट उसी वक्त एप्लीकेबल है जो आप 2 ऐसे पौधों को क्रॉस करा रहे हैं जो उस कैरेक्टर के हिसाब से क्या है, प्योर है। तो प्योर में क्या होगा, आपको जब क्रॉस कराएंगे आप, तो जो पहली नस्ल आएगी नाम क्या बताया था उसका, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन।
आज हम लोग क्रॉस का क्या बोलेंगे, हम लोग पैरेंटल जनरेशन बोलेंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो जो पहली नजर में क्या आएगा, सारे जो रिसेसिव कैरेक्टर वाले पौधे हैं वो छिप जाएंगे। मतलब दोनों में क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन हम बोलेंगे, समझ जाएंगे हम लोग। तो F1 जनरेशन में विरिंकल पौधे एक भी नहीं आएंगे, सारे के सारे। हालांकि जो राउंड आए हैं वो क्या चीज़ है, राउंड और विरिंकल का मिक्सचर है। यानी अब जो राउंड पौधे आए हैं वो खालिश राउंड नहीं है। यानी पैरेंटल में तो खालिश था, लेकिन जब F1 में आया तो वो खालिश नहीं हुआ। यानी वो फर्स्ट क्लियर जनरेशन यानी कि पहली दो नस्ल हो गई। अच्छा, यहाँ पर तीनों के बारे में बता दें। राउंड और विरिंकल के माने क्या होता है, अगर आप बीच को आप देखेंगे मटर दाने का, छीने का, तो दान उसका मटर दो तरह का होता है। एक एकदम बहुत गोल होता है, उसका चपटा होता है। जो चपटा होता है विरिंकल है, थोड़ा सा मोटा होता है, एकदम गोल शेप का होगा। वो राउंड तो समझिए आपको आ रहा है। और येलो और ग्रीन, इसका भी दो कलर, मतलब कलर के बाद से मटर के बीच का दो टाइप है, येलो और ग्रीन। हम लोग बेसिकली ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी चटपटी में जो खाते हैं वो हम खाते पीला मटर खाते हैं, वही वाला पीला मटर है। हम लोग घर में बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब चटपटी बनाना है तो वही मटर लेके आते हैं। क्या बोलते हैं, चटपटी का मटर दो, क्या बोलते हैं, सिर्फ मटर दो। इसका दो वैरायटी है, एक लाल और एक हरा है। तब लोग ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉरी येलो और ग्रीन है। तो हम ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। यानी हम जो मटर का पौधा खाते हैं, हम सब्जी का पौधा क्या खाते हैं, हम लोग रिसेसिव खाते हैं। येलो तो मार्केट में मिलते ही नहीं, चटपटी वाला बेचता है उसको। बात समझ में आ रही है। आज शाम में डायमंड बेचने आता है, डायमंड था, डायमंड क्या फेमस है, फेमस नहीं, इधर बहुत डायमंड सब पचास डायमंड किसको बोलते हैं। एक आता पीला मटर लेकर के डायमंड लेकर, और एक थोड़ा वाइट और ग्रेव। वाइट और ग्रेव का मतलब क्या हो रहा कि आप देखिएगा कि किसी मटर को दाने में कुछ छिलका होता है। तो जब दाना जब छिलका निकालेगा कभी कभी कुछ छिलका आपको दिखेगा वाइट कलर का, और कभी कभी हल्का सा ग्रीन तो पूरा नहीं है, ग्रेप कलर बोलेंगे उसको, एकदम ग्रीन नहीं होता वो, उस कलर का मिलेगा। देखिएगा भी आप लोग। मतलब कि जो मटर के तो मटर का जो पूरा जो कोड होता है, उसको मतलब कोड बोलते हैं, वो तो उसका जो मटर सजा वाला ही वो छिलके वाली बात नहीं हो रहा है, छीमी की वजह से छिलका होता है। आज समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा कोड मतलब छिलका ढक्कन टाइप का, तो वो एक होता है इन्फ्लेटेड, मतलब चिकना रहेगा ऊपर से, और एक रहेगा आपका कौन सी थोड़ा रफ रहेगा। चिकने वाले में खूबी क्या होता है कि मटर का शेप बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पतला वाला होता है, जो खुरदुरा होता है, उससे मटर का शेप बाहर दिखाई देता है, रफ रहता है, बहुत ऊपर नीचे रहता है। देखिए तो सर्दी का मतलब देख लेंगे आप। और एक होता है एक्शियल एंड टर्मिनल, जो मटर के जब पौधे में जब छी मटर उगता है तो दो तरीके से उगता है। सपोज एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, सपोज करो कोई छीम का डाल है, तो ऐसे छीम निकल ऐसे ऐसे, तो ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा है, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल। और जब कभी कभी सॉरी इसको बोलेंगे एक्सियल, और एक तो टर्मिनल होता है। कैसे होता है, जोड़ा यहाँ से निकलेगा, जोड़ा वहाँ से भी निकलेगा। जैसे पत्ते निकलते हैं, पत्ते होते हैं बोले कि लाइन से एक पत्ता या एक पत्ता जोड़े की शक्ल में, और कभी कभी जगह से एक ही पत्ता निकल जाता है, होता है ना। तो इन दोनों पे दो टाइप है, क्या है, एक तुम्हारा एक्शियल है, एक तुम्हारा टर्मिनल है। तो एक्शियल हम किसको बोले हैं, क्या सिंगल सिंगल निकलेगा, और टर्मिनल क्या निकलेगा, दो दो करके निकलेगा, इस तरफ निकलेगा। बहुत सारे इमली का पत्ता वगैरह ही ऐसे ही होता है, इमली का पत्ता वगैरह इस तरह उस तरफ होता है। खैर वेरी ये हुआ। तो उसके अलावा क्या, टॉल एंड डॉग, लंबा और नाटा। तो जो यहाँ पर लिखा सब डोमिनेंट है, यहाँ लिखा है बिजनेस रहेगा। पहले आसान था, पहले पूछता था कि मटर के पौधे का 3 कॉन्ट्रास्टिंग लेटर लिखो, पहले आसान पूछता। अभी कैसे पूछता है, अभी ऐसे पूछता है कि कोड कैरेक्टर में जो छी मटर है उसका रेजिस्टेंस कैरेक्टर लिखो। पहले कोई 3 लिखा है, बोल दिया। पहले आप ही करना क्या है, हाँ सीड के बाद बोले एक सीड से लिखो, एक पोर्ट से लिखो, और एक पहले क्या होता था, बच्चा को मानता कि 7 में कोई 3 आना है तो शुरू को 3 याद करती, 6 याद करे, 3 नहीं आती है। अभी ऐसा नहीं, अभी एक यहाँ से पूछ ले, यहाँ से पूछने वाले यहाँ से पूछ ले। अब उसका मर्जी, यहाँ से ये पूछ ले, यहाँ से ये पूछ ले, और यहाँ पे एक ही दस ऐसे याद दिया गया वाला। बात समझ में आ रही है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो मेंडल ने लिए क्या है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर।
तो डोमिनेंट सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं रिसेसिव? जो दिखाई दे जाहिर है वो डोमिनेंट, छिप जाए वो रिसेसिव है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आगे। इसका फोटो लेके बताने तो अच्छा रहेगा इसको। अब बात करें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। अभी जो पढ़ने वाले हम लोग वो छोटा छोटा डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछता भी है, और आगे पढ़ने के लिए वो सारा डेफिनेशन आपके जहन में एकदम साफ, उसका क्लियर पिक्चर होना चाहिए। हो गया? तो डोमिनेंट भी समझ गए, इसी तरह से रिसेसिव भी समझ गए। अगर आप लोगों को बोले कि डिफाइन डोमिनेंट कैरेक्टर, क्या बोलिएगा? कैसे बोलिएगा? जब दो अपोजिट कैरेक्टर्स मुतादिद और साफ में बोलेंगे उसको, जैसा बोले आपका मर्जी है। जब दो अपोजिट कैरेक्टर, जब दो मुतादिद और साफ आपस में क्रॉस कराया हो या क्रॉस कराया जाए, तो उनमें से जो औसाफ, जो कैरेक्टर आगे नस्ल में जाहिर होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, तो छिप जाएगा वो। ठीक है, तो पहला भी बार बार में कम इस्तेमाल करेंगे आपकी यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के माने क्या समझ जाइएगा? अपोजिट कैरेक्टर्स। जैसे कि मटर के बदले में क्या देखा? लंबा नाटक। लंबा नाटक क्या है? लंबा नाटक के एतबार से अपोजिट है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लंबा है और वो वाला हरा है, दोनों अपोजिट है। मतलब कोई बात है, सेम चीज़ को मैच करना आपको। तो अपोजिट कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग का माने एक माने अपोजिट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इस चैप्टर में ये अपोजिट वर्ड से नहीं मिलेगा। किस वर्ड से मिलेगा? कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड से मिलेगा। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अपोजिट कैरेक्टर्स। अपोजिट कैरेक्टर्स को एक और नाम से भी जानते हैं, उसको एलिली बोलते हैं। एलिली या एलिलोमॉर्फ। मतलब है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा पेयर में होगा। पेयर में बोलने का मतलब क्या? जब तक अगर एग्जाम्पल है, जब तक अगर लंबा के सामने नाटा नहीं आया तो लंबा का लंबा होने का एहसास नहीं होगा, नाटा को नाटा होने का एहसास नहीं होगा। अगर मान लो गोरे के सामने काला नहीं आया तो गोरा फिर कुछ नहीं है, बस है वो। जब काला है तभी गोरा होगा, काले से गोरे की पहचान है। ठीक है ना? और लंबे से नाटे की, नाटे से लंबे की पहचान है। तो अपने यहाँ पर घमंड नहीं करना कि हम लंबा है। अगर हम नाटा तो ही तुम लंबा हो, हम कहाँ से होते? बहुत गहरा बात बोल दी। तो ये वाला ये तो हो गया। इसके अलावा एक बात और जो बोल दिया, रिपीट लिख दिया पर आपको, ताकि आप रिपीट कर पाए इसको। डोमिनेंट और एक है तुम्हारा रिसेसिव। इसके बारे में बता दिया अभी हम। और कॉन्ट्रास्टिंग डेटा के बारे में क्या कि जब दो जानदार आपस में क्रॉस कराया जाए, पौधों को, फूलों को, जानवरों को, तो उनमें जो अपोजिट कैरेक्टर होगा, जो खूबी उल्टी होगी, जैसे किसी का हेयर स्ट्रेट है, किसी का कर्ली है, तो अपोजिट कैरेक्टर करेगा। कोई लंबा है, कोई नाटा हो रही है, किसी का आँख अलग है, किसी का आँख अलग है, क्या अपोजिट कैरेक्टर है। किसी का कान का ये अलग है, किसी के कान के नीचे चिपका हुआ होगा। ऐसा है, अपना ढक के रखिए। तो ये जो एयर लोब होता है, इसमें लोग कान छेदन हम लोग नहीं करते हैं, मतलब नहीं कर रहा आजकल, गलत बात है। मतलब तो यहाँ भी छेद देना गलत बात है। तो ये वाला एयर लोब है, उसको डिटैच है, अलग है। किसी ये वाला चिपका हुआ होगा, उसको अटैच एयर लोब बोलते हैं। ये सब ये कुछ चीज़ें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। बालों के बारे में जानते हैं, आंखों के बारे में आप जानते हैं। एक और चीज़ हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ज़ुबान का रोल करना। ये ज़ुबान है ना, हम रोल नहीं कर पाएंगे। किसका हो रहा देखो तो, उसका हो रहा, तेरा नहीं हो रहा। हाँ, तेरा भी हो रहा, इसका भी हो रहा, इसका हो रहा, इसका भी हो रहा, सबका लेकिन नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा। हाँ, तो किसी का जुबान रोल लगेगा, जुबान रोल बोलो ना, नहीं होगा। हो रहा है,
जिसका हो रहा है वो लेडीज का भी हो रहा है, जिसका हो रहा है सब का खत्म कर जा रहा है पक्का होता बस जा रहा है नहीं होता बस फिर बुलाकुल लगाते अब ऐसे ही बोला मालूम है बहुत खाता है उसका ऐसे ही बोला। देखो सुनो, तो ये भी एक तरह है कॉन्ट्रास्टिंग। जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर हम जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। कितने बैठेंगे तो 15-20 चेहरे में गिरा देंगे अपने, इसकी दरकार करने में, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इनमें से हर एक तो क्या बोलेंगे, मतलब कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे लंबा नाटक बोले, लंबा भी कैरेक्टर बोलेंगे, नाटक भी कैरेक्टर, दोनों को जब मिला के बोलेंगे तो अपोजिट कैरेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्रॉस करने वाले जानदारों में से जो कैरेक्टर्स होगा मतलब हर एक को बोलेंगे तो कैरेक्टर, और दोनों को अगर वो मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो उसको एडजेक्टिव बोलता है, ये लोग मॉडर्न बोलते हैं। और उसके अलावा इससे पहले बोल दिया है कि मेल का ऑर्गन पार्ट कौन सा है, फुलों में स्टेमन है और फीमेल में कार्पेल है। उठाया से पहले तो, और कुछ टर्म है, अरे कार्पल से ही पूरा आता है, स्टिग्मा वगैरह उसी में पढ़ा देंगे हमारा फूलों वाला, जब पढ़ाए वो समझ में आया है, जो लिखा है वो उसी याद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्म और पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी जानना हम लोगों को। बार बार हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे, वो क्या, क्रॉस। क्रॉस के माने, क्रॉस के मतलब जानते क्या होता है, अलग अलग जगह में उसका अलग अलग माने है। क्रॉस के माने मंडी लगा साइंस है, क्रॉस के माने वो चलो जो क्रॉस बनाता है, तो वो सब अलग अलग मामला है। हम लोग क्रॉस के माने क्या समझेंगे वो समझेंगे। जब दो मुख्तलिफ नस्ल के पौधों या जानवरों, दो मुख्तलिफ नस्ल, मतलब नस्ल समझते, नस्ल मतलब अलग चीज़। जब दो मुख्तलिफ नस्ल के जानदारों और पौधों के दरमियान अगर ज़रखेज़ी का मतलब ज़रखेज़ी का क्या बताया था कल मुझे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में, मेल प्लस फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में मिलने से जब मिलते हैं उसको बोलते हैं ज़रखेज़ी का अमल, यानी कि बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके रिजल्ट में क्या पैदा होता है, जाइगोट पैदा होता है, यानी कि एक खुलिया पैदा होता है। फिर ये खुलिया ये सेल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहता है और अप्रोक्सीमेटली देखा गया है कि 288 डेज में ये एक जाइगोट एक जानदार की शक्ल तैयार कर लेता है। बात करें इंसानों के बारे में, अलग अलग जानदारों में ये अलग अलग है। तो 288 डेज में ये कंप्लीट बच्चे की शक्ल तैयार कर लेता है, तो दुनिया में इसकी पैदाइश हो जाती है। 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है जी। आगे चले, आइए तो बाकी पूरा पूरा करें। यहाँ पर एक बात नोट करने वाला है, यह एक खास वर्ड है कि दो डिफरेंट नस्ल, जब दो डिफरेंट नस्ल के जानदारों में क्रॉस हो, क्रॉस नहीं, जब डिफरेंट नस्ल के जानदारों में ज़रखेज़ी का अमल हो, फर्टिलाइजेशन का अमल, जब मेल फीमेल गैमेट्स आपस में मिले। अगर आपको अगर एग्जाम्पल देके हमें समझाएं तो हालांकि जितने भी सब यहाँ पर इंसान दुनिया सब तो इंसान ही, जितने भी लोग यहाँ पर किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन इन इंसानों में भी अलग अलग नस्ल है। जैसे कि अगर हम लोग अगर यहाँ के लोगों को अगर देखें और हम देख लें, यहाँ के लोग देख लें, वेस्ट इंडीज़ के लोगों को देख लें, वो भी लोग इंसान, हम लोग भी इंसान है, लेकिन उन लोगों का नस्ल, तो उन लोग आपसी नस्ल में जो औलाद पैदा होगी वो उन लोग की तरह ही होगी। लेकिन अगर कोई मान लो किसी की शादी यहाँ गई, किसी की शादी कर वहाँ हो गया, तो अब जो औलाद पैदा होगी वो गारंटी नहीं है क्या होगी, तो होने के बाद ही मालूम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, नस्ल दूसरा हो गया। हम क्या बोल रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ जाके वहीं शादी करें, यहाँ धक्का चुकाने का नहीं है। हम क्यों जाएंगे उधर, है ना। वहाँ जितना काला उतना खूबसूरत है, और जितना काला चमकने वाला काला होता है लोग में, उतना वहाँ का मतलब खूबसूरती लोग का पता है। उन लोग कंट्री में जो जितना काला चमकने वाला का जो वो शाइन करता है, हम लोग उसको बोचार काला बोलते हैं। ठीक है, वैसे अंग्रेजों में भी वही है,
ज़्यादा गोरा होगा एकदम अजीब तरह का गोरा, इसका लाल चेहरा लाल हो रहा है, लग रहा है कांटे में खून निकल रहा है, वो लोग बच्चा गोरा है, उसको हम लोग देख कैसा अच्छी कैसा लग रहा है, हम लोग ठीक है ना, हम लोग गेहूँ का रंग का चेहरा है। वैसे भी ये सब चीज़ गोरा काला कुछ बात नहीं, सब जाने के लिए बोलने वाला, सभी इंसान है, इंसान सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो किसी भी शक्ल सूरत का हो, है ना, काला से कोई नफरत नहीं है, गोरे से प्यार के लिए इंसान मन से अच्छा होना चाहिए, है ना, और हम लोग तो मुसलमान हैं, हम लोग बिल्कुल भी होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए काबा की जगह पहले अजान कौन दिया था, जब फतेह मक्का हुआ था काबा की जगह पहले अजान कौन दिया था, है ना, जो भी नेगरो थे वो उसी जगह से ताल्लुक़ रखते थे, पूरे काले थे और वेस्ट इंडीज़ की साइड से ही उस जगह से वो ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको काबे की छत पर चढ़ के अजान देने बोला गया जब फतेह मक्का हुआ पहली बार। इस्लाम में गोरा काला भी जैसा है नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए बात, इसलिए बोले अमेरिका सर गोरा काला कर बैठ गया, ठीक है, ये सब जाने के लिए बोला। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जब उन लोग का जब आपसी नस्ल नहीं हो रहा है तो ठीक है, जब वो यहाँ या वो यहाँ था वहाँ चलेगा तो क्या हो गया, दो डिफरेंट नस्ल हो गया ना, तो इसको क्या बोले क्रॉस, और वो आपसी में हो रहा तो सेल्फ पॉलिनेशन मेंडल के हिसाब से, नहीं ना, मतलब वो मेंडल क्या कहता है बार बार से क्रॉस करा रहा था, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब जब भी क्रॉस वर्ड है तो आप समझिएगा दो मुख्तलिफ नस्ल, दो डिफरेंट नस्ल, बात जब उनके बीच में क्रॉस। अब हम लोग यहाँ पर अपने डेली लाइफ अगर बात करें, यहाँ पर डिफरेंट नस्ल कौन हो जाएगा, सर मान लो एक कुरैशी हो गया और एक अंसारी हो गया, ये दो बिल्कुल अलग नस्ल है, ये बात समझ में आ रही है, सोच सकते इस तरह से हम लोग भी इसको समझाने के लिए सिर्फ बात धीरे मत लेना, बार बार बोल रहे हैं। क्रॉस समझ किसको बोलेंगे, क्या बोले, तो यहाँ पर आप समझिए कौन डिफरेंट नस्ल है, बिल्कुल क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग किसको बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग, ये जो क्रॉस ब्रीडिंग किसको बोलेंगे, जब ये क्रॉस आर्टिफिशियली करवाया जाए, सिर्फ फूलों में पौधों में क्या मेंडल ने क्या किया था, एक लंबा खाली नस्ल लिया, एक नाटक खाली नस्ल पौधा लिया, दोनों अलग अलग जो मतलब के नस्ल था, ये सेम नस्ल था, हालांकि दोनों तो था मटर का ही पौधा, लेकिन लंबाई के एतबार से उनका नस्ल अलग था, बात समझ में आ रही है, तो वो नस्ल अलग था, उसके लिए क्रॉस कराया, मंडल ने कराया, मंडल का तो खुद ने किया था नहीं ना, वो खुद को अपने हाथ से करवाया था उसने, तो उसको बोलेंगे लोग क्रॉस ब्रीडिंग। तो जब क्रॉसिंग का मतलब मसनवी तौर पर इंसानों की जगह कराया जाए, आर्टिफिशियली बाई मैन करवाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। उसके अलावा एक टर्म है कैरेक्टर्स, जो आपको बोल ही चुके हैं, फिर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, याद रहेगा आपको। कैरेक्टर्स तो हर एक खूबी के कैरेक्टर, लंबा होना कैरेक्टर है, नाटा होना कैरेक्टर है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप, बाल का कर्ली होना कैरेक्टर, स्ट्रेट होना एक कैरेक्टर है, आँखों का कलर, हाँ तब कलर आँखों का नहीं, कलर कोर्निया कौन सा, कोर्निया, ठीक है, चलिए बात पूछ सकते बात माफ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल दिया, एग्लोमोर भी बोल दिया। अब आइए टर्म है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस में और हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन में बहुत कन्फ्यूजन, दोनों सुनने में सेम लगता है, आपको से यहाँ फर्क याद रहे, यहाँ पर नस्ल डिफरेंट है, यहाँ पर नस्ल सेम रहेगा, नस्ल सेम रहेगा और नस्ल में से किसी एक या दो खूबी का फर्क होगा, बात समझ में आ रही है, नस्ल लेकिन सेम रहेगा और एक या दो खूबी का फर्क होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ते सुनिए, जब दो मुख्तलिफ और साफ रखने वाले जानवरों, क्या बोले आप, नस्ल नहीं बोला, दो डिफरेंट कैरेक्टर रखने वाले, जब दो अलग जानदार हैं और दोनों नस्ल लेकिन एक ही है, और उनमें फ़र्क कितना का हो, एक या दो, तीन हो सकता है, कुछ खूबियों का फ़र्क हो, तो उसको हम लोग जब उसके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जनकेजी का अमल होगा, जब मेल फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, तो तब जो नए
जानदार पैदा होगा उसमें नतीजे में, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। नस्ल को नहीं बोलेंगे, जो वो प्रोसेस किया गया उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ने सुन लीजिए, जब दो मुख्तलिफ औसाफ रखने वाले जानवरों या पौधे के दरमियान क्रॉस कराया जाए तो उससे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो जानदार पैदा होंगे, जो पौधे पैदा होंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड बोलेंगे। ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं बाजार में, हाइब्रिड केला आया हुआ है, हाइब्रिड कद्दू है, हाइब्रिड नेनुआ है, बाजार में लेने जाओ बोला हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड के माने खराब नहीं होता, हाइब्रिड के माने अच्छा भी हो सकता है। हाइब्रिड के माने अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा नस्ल और एक खराब नस्ल को मिला करके अच्छा नस्ल पैदा, वो भी तो हाइब्रिड है ना। तो हाइब्रिड का मतलब हमेशा खराब वाला नस्ल नहीं होता, अच्छा नस्ल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो कि बंगाली गाय कितनी छोटी गाय होती है, गाय छोटी दूध कितना ही देगी है। तो गाय ज़्यादातर पंजाब से, यूपी से गाय जो होती है बहुत तगड़ी होती है, उन लोगों का नस्ल ही अलग होता है। तो वहाँ की गाय से यहाँ गाय को जब क्रॉस कराया जाए तो यहाँ ही गाय जो है जब बच्चे देती है तो वो कौन खूबियाँ होती है उसके अंदर? गाय से 4-5 बच्चे कर दी तो 2-3 बच्चा बंगाल की तरह होगा, 2-3 बच्चे वाला की तरह होगा। तो जो वहाँ वाला वो तो फायदा हुआ, यहाँ वाला गोश्त के लिए भी है, वहाँ वाला दूध के लिए रख लिया। तो मतलब क्या होता है, इस तरह से क्रॉस करा करके जो एक ऐसी नस्ल जो कुछ कमज़ोर है कुछ खूबी में, उसको उसी मामले के अच्छे नस्ल के जानदार से क्रॉस करा करके अच्छे से जानदारों को पैदा किया जाता है। तो अच्छी चीज़ है हाइब्रिड। सही बात समझ ऐसा बोले नहीं यार, मेरे काश को बोल दिया। ठीक है, अब आइए समझ गए हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो पैदा का वो क्या चीज़ है? ये प्रोसेस है और ये पैदावार है। ये एक दो कैरेक्टर में फ़र्क होगा, ये पूरा नस्ल में फ़र्क होगा। अब आइए तो बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और लिख ले पहले, हाइब्रिड क्रॉस सबका हम डेफिनेशन पूछेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब दो जानदार, जब दो नस्ल आपस में क्रॉस कर रहे हैं और उनमें अगर सिर्फ एक कैरेक्टर का फ़र्क हो, जब दो जानदार आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उनमें अगर एक कैरेक्टर का फ़र्क हो, एक कैरेक्टर का फ़र्क हो और आपस में क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस समझ किसको बोल रहे हैं? तो क्या होता है शुरू में, जब दो मुख्तलिफ नस्ल वाले जानदार के मेल फीमेल गैमेट्स आपस से मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? जब ये क्रॉस करने वाले जानदारों में अगर एक कैरेक्टर का फ़र्क हो, मोनो मतलब एक है, डाई मतलब दो, तो अगर एक कैरेक्टर का फ़र्क हो तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जब इन्हीं क्रॉस करने वाले पौधे में अगर दो कैरेक्टर का फ़र्क हो, दो खूबियों का फ़र्क हो, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था वो एक प्योर लंबा था और एक प्योर नाटा था। तो कितना क्या चीज़ का फ़र्क था? एक का। अच्छा, मेंडल ने ये बताया कि मटर के पौधों का 7 वैरायटी होता है। हमने जो लंबा पौधा लिया है उससे लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फल के बारे में बात अभी नहीं किया, उसके फल के शेप के बारे में बात नहीं किया, उसकी खेती के बारे में बात नहीं किया, वो फल कैसे दे रहा है, एक्शल दे रहा है, टर्मी दे रहा है, उसके बारे में बात नहीं किया, या वो पीला रंग का और हरा उसके बारे में बात नहीं किया। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बाकी जो 6 कैरेक्टर है वो अलग, वो सेम रहे ना रहे, फर्क नहीं पड़ता। किसके बारे में बात हो रहा है? मतलब वो 6 अलग उल्टा बोल दिया, मतलब वो 6 कैरेक्टर मान लो सब में दोनों में एक जैसा, एक कैरेक्टर अलग है। मतलब कि मटर को 7 खूबी होता है ना, तो मान लो मेंडल ने एक ऐसा पौधा लिया होगा कि अगर ये भी हरा बीज दे रहा है, ये भी हरा बीज देगा, ये मान लो कॉन्सिस्टेंट बीज दे रहा है तो ये भी कॉन्सिस्टेंट देगा, इसका एक्शन है तो इसका भी एक्शन। मतलब 7 में एक छोटा जो 6 खूबी है वो दोनों पौधे में सेम होगा। बात समझ आ रही? तभी तो क्रॉस फर्क कितना का हुआ? एक का ना हुआ। मतलब 7 कैरेक्टर में से अगर मेंडल के हिसाब से बताया तो मेंडल का जो बात कर रहा था कि प्योर लंबा एक प्योर नाटा लिया, उसमें ये बात छुपी हुई थी कि बाकी 6 कैरेक्टर सेम है। बात समझ आ रही है? तो 6 कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, तो क्या फ़र्क हुआ दोनों में?
एक और साफ देकर तुम बहुत देर से आप बाहर कर देंगे। तो एक कैरेक्टर का फर्क हो, कितने का फर्क हो? तो मंडे का जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें कितने का फर्क था? क्या फर्क था कैरेक्टर में? लंबा और नाटा। लंबा के बारे में क्या बोला? उसको लिखा डोमिनेंट में, नाटक को लिखा रिसेसिव में। तो ये लंबा नाटक में क्रॉस हुआ, तो इनमें जो क्रॉस करने वाले पौधे हैं मटर के पौधे में एक और साफ का फर्क है, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है वो? अगर आपको कोई एग्जाम्पल मुझे एग्जाम्पल दो हाइब्रिड क्रॉस का, आप कहीं मत तलाश, मटर के पौधे के बारे में बोलिए कि मटर के पौधे ने मेंडल जो मटर का जो पौधा लिया, मटर के पौधे में 7 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर होता है, लेकिन मेंडल ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो प्योर लंबा पौधा, प्योर नाटा पौधा लिया, लेकिन बाकी सारे 6 और साफ बिल्कुल दोनों में सेम। ठीक, ये हो गया। उसके अलावा फिर डायबिट क्रॉस किसको बोलेंगे? जब एक्सपेरिमेंट करने वाले पौधों में जो क्रॉस कराया जाएगा, उनमें 2 और साफ का फर्क हो, उनमें 2 और साफ का फर्क हो, तो 2 और साफ के फर्क में जब क्रॉस कराया जाएगा तो क्या बोलेंगे? क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस जब बोले ध्यान में रहे, मेल फीमेल गैमेट्स के आपस में मिलने से जाइगोट का बनना, गैमेट्स का बनना जाइगोट बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मेंडल ने जब अब इससे आपसे एग्जाम्पल पूछे कि भाई ठीक है डायहाइब्रिड एग्जाम्पल दे दो, तो कहीं नहीं आएगा, जवाब भी कहाँ मिलेगा उसका? मटर के पौधे। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट शुरू में किया था उसमें जब मटर के जो दाने लिए थे तो 2 खूबियों वाला कौन सा कैरेक्टर लिया था? एक लिया था राउंड येलो। राउंड का उल्टा क्या था? कॉन्स्ट्रिक्टेड ना, है जी? सॉरी, येलो था, ग्रीन था। यस सर। अरे एक बीज ऐसा लिया, एक बीज लिया राउंड येलो और एक बीज लिया ब्रिंकल ग्रीन। राउंड में देखो डोमिनेंट है, यस सर। येलो भी डोमिनेंट है, ब्रिंकल रिसेसिव और ग्रीन रिसेसिव। मतलब जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना, वो एक बीज लिया राउंड और येलो। वो बीज राउंड के मामले में डोमिनेंट कैरेक्टर रखता, प्योर था, और येलो के मामले में क्या था? वो प्योर था। प्योर तो दोनों ही, सॉरी प्योर बोले, डोमिनेंट था। राउंड के मामले में डोमिनेंट, येलो के मामले में भी डोमिनेंट। और दूसरा बीज लिया वो ब्रिंकल था, ब्रिंकल के मामले में वो रिसेसिव था, और ग्रीन के मामले में भी रिसेसिव। लेकिन असल दोनों ही क्या था? प्योर था। असल दोनों ही प्योर होगा। तो अगर ऐसे पौधों में क्रॉस होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम? डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन एग्जाम्पल दे दीजिएगा? ये वाला, इन दोनों बीज के बारे में, इसके बारे में पता आपको, प्योर एंड प्योर। जहाँ बात प्योर आ जाए आप समझ जाएंगे खालिस नस्ल, कोई मिलावट उसमें नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, थोड़ा सा पॉज कीजिए तो पानी पीने की बात करें। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे और जो आगे और आगे काम आएगा। बहुत सारा बात सिर्फ सिंबल लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि हम ये वाला बात लिखना चाह रहे हैं। देखिए प्योर जो वर्ड बोल रहे हैं हम, प्योर, ये प्योर नस्ल को जाहिर करने के लिए हम लोग हमेशा अच्छा इसके बारे में इसके बारे में बाद में बोलेंगे, पहले आप ये समझिए। पहले इसमें डोमिनेंट समझता हूँ। डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रिसेसिव कैरेक्टर्स, इन दोनों को, डोमिनेंट कैरेक्टर को और रिसेसिव कैरेक्टर को हम लोग जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस करते वक्त हम लोग जब उसको लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसको डोमिनेंट को जब डोमिनेंट एक्सप्रेस करेंगे हम लोग तो हमेशा कैपिटल लेटर, जब बुक खोलेगा कहीं पर लिखा हो बड़ा डी, कहीं छोटा डी लिखा हुआ, कहीं बड़ा आर, कहीं छोटा आर लिखा हुआ है, जब बुक खोलेगा आपको मिलेगा उसमें। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ बड़ा कैरेक्टर, जहाँ जहाँ बड़ा लेटर लिखा है तो समझ आइए वो क्या इंडिकेट कर रहा है आपका? बोलो, डोमिनेंट कैरेक्टर। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हमेशा कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर। तो डोमिनेंट को हम लोग लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर, और रिसेसिव को करते हैं हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर।
जब भी लिखते हैं तो जोड़े की शक्ल में लिखते हैं। अगर आपको डोमिनेंट लेटर अगर गाइड करना है कैरेक्टर तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, बड़ा टी, बड़ा टी, छोटा टी। टी के माने क्या, टी हम लोग टी कुछ है नहीं, बट टॉल को टी शुरू करते हैं, इसीलिए मेंडल ने अपने टॉल के लिए क्या इस्तेमाल किया, बड़ा टी। आपको जोड़े की शक्ल में लिखा बड़ा टी, बड़ा टी। और ये यहाँ पर टी का मतलब क्या है, डॉर्फ। हालांकि डॉर्फ में डी का डी नहीं लिखा वो छोटा टी का मतलब वो डॉर्फ, बड़ा टी मतलब टॉल, छोटा टी मतलब डॉर्फ। तो ये एग्जांपल आपको लिखा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं इस एक्सपेरिमेंट में इसका मतलब हो रहा है प्योर टॉल, इसका मतलब हो रहा है प्योर डॉर्फ। ठीक, तो जब भी लिखेंगे इसमें लिखेंगे जोड़े की शक्ल, कभी ये सिंगल नहीं रहे, कभी इसका अलग से भी माने नहीं है। अगर वो साथ में लिखेंगे उसका मतलब क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ये प्योर टॉल का सिंबल। बात समझ में आ रही है। तो ये डबल टी डबल दो बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये डबल टी एक प्योर लंबा पौधा है, और एक प्योर लंबा अगर पौधा अगर पैदा नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है मेल फीमेल के वजह पैदा तो नहीं हुआ होगा, तो उसमें से एक जीन आता है मेल के अंदर, जीन आता है कहाँ से, फीमेल की तरफ से। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से जो मेल जीन जो एक क्या है, बात तो एक ही आया माँ की तरफ से, अब दोनों का ही क्या है, दोनों ही तुम्हारा डोमिनेंट आ गया, इसीलिए वो जाहिर होता है। तो यहाँ पर मतलब क्या, एक थी बाप की तरफ से और एक थी दोनों तरफ से क्या आया, रिसेसिव आया, इसीलिए वो दिखा नहीं। मतलब ये दोनों में से एक आता है फादर की तरफ से, एक आता है मदर की तरफ से, इसीलिए हमेशा वो जोड़ों की शक्ल में लिखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस, पढ़ा हम लोग वहाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। एग्जाम पूछता है ट्रू फॉल्स में कि प्योर टॉल या प्योर डॉर्फ होमोजाइगस है या नहीं। तो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ क्या है, जहां प्योर होगा वो होमोजाइगस ही होगा। बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए हम लिखा है ऐसे, बड़ा टी या छोटा टी, ऐसे लिखे। अब इसका मतलब क्या, ये हो गया मिक्सचर, ये हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस हुआ होगा तो एक इसका टी और एक इसका टी, ये आया टी, ये बड़ा टी छोटा टी। अब ये नाटा है लंबा, अभी नाटा है लंबा है, नाटा है लंबा, मुझे अभी समझ मिक्सचर है, नाटा है लंबा है। तो चूंकि इन दोनों में ये डोमिनेंट या रिसेसिव है, तो जाहिर कौन होगा, डोमिनेंट। तो ये वाला भी टॉल है, लेकिन ये टॉल है इम्प्योर टॉल। बात समझ में आ रही है। ये क्या चीज है, ये इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा आपका इम्प्योर टॉल। अब जैसा डॉर्फ भी तो इसमें है डॉर्फ का भी ये लंबाई का जीन यहाँ से भी, लंबाई का जीन यहाँ से भी आए, यहाँ से आए, यहाँ से आया, लेकिन ये क्या पढ़ा हम लोग, ये कोई भी ऐसे डोमिनेंट जाहिर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या आपका हो गया, इम्प्योर टॉल। अब बताओ ये होमोजाइगस है, बोलो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। अब एग्जाम में ट्रू फॉल्स देगा क्वेश्चन। अब एग्जाम में चेंज देगा, मतलब टी और टी इज अ होमोजाइगस, फॉल्स होगा। तो सेम रहेगा कोई होगा, मतलब प्योर हमेशा प्योर दोनों सेम ना, प्योर में प्योर हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस। और जो इम्प्योर है वो क्या होगा, हमेशा हेटेरोजाइगस। याद है ये बात, यहाँ से कोई प्योर टॉली मालूम हो गया, होमोजाइगस मालूम हुआ, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हो रहा है, कि किसी खास कैरेक्टर के लिए जीन आ रहा है माँ की तरफ से, सेम जीन नहीं है, दोनों लंबाई के लिए, दोनों लंबाई के लिए जीन है, लेकिन ये लंबाई में लंबाई के मतलब हाइट वाला है, लंबाई के मामले में नाटा वाला है। मेरी बात समझ में आ गई। हम जब पढ़ा रहे थे मियोसिस तो बता रहे थे कि जिस तरफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या बताया था उसमें, कि जो मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है, सेम क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब चला आता है, और उसमें जेनेटिक पैटर्न सेम होता है। तो ऊपर वाले में माँ का अगर आँख वाला जीन है तो बाप का भी सामने वाला आँख का जीन होगा, आमने सामने का सब बराबर होगा। उसको तो क्या बताया था, बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम बताया था। बात समझ में आ रही है। और तो अब उन दोनों में कोई एक जाहिर होता है, कोई एक
जिप जाता है जाहिर होता है वो डोमिनेंट, जो छिप है वो उसी बात को जो बार बार नहीं बोलते उसको इस तरह से जाहिर किया जा रहा है। जो होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस, लेकिन ये डोमिनेंट है ये वाला, तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा। अब ये बनेगा तो कोई एक कैरेक्टर जाहिर होगा ना, क्या हो रहा है आपके यहाँ पर आपका टॉल जाहिर हो रहा है मटर के पौधे वाले एक्सपेरिमेंट में। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हमने क्या बोला डोमिनेंट नेचर कैसे इंडिकेट करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से और पेयर में जोड़े में रहेगा, और रिसेसिव कैसे इंडिकेट करेंगे हम हमेशा स्मॉल लेटर में जाहिर करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बाकी ये वाला एरो बना दे वाला, ये दोनों होमोजाइगस है, यानी कि अगर कोई ऐसा प्योर है तो हमेशा होमोजाइगस होगा, कोई अगर इम्प्योर है तो वो हेटेरोजाइगस होगा। और उसी तरह से आपको इम्प्योर टॉल का सिंबल भी मालूम हो गया। ठीक, बोलो है। अब आइए इसके बाद पैरेंटल जनरेशन। पैरेंटल जनरेशन हमारे और आपके लिए हम लोगों का पैरेंटल जनरेशन कौन है? हमारे अम्मी अब्बू, उनके अम्मू के अब्बू के लिए उनके अम्मी अब्बू, तो हर एक किसी का पैरेंटल जनरेशन होता है। बात समझ आ रही है? तो मटर के पौधे में तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट हमने शुरुआत में बताया, इसको लिख के भी बताएंगे, तो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें तुम्हारा पैरेंटल जनरेशन कौन है? प्योर टॉल एंड प्योर डॉग, क्योंकि हम लोग नस्ल अकाउंटिंग शुरू वहीं से कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्योर टॉल भी तो कहीं से पैदा हो गया है ना, हम उसको बाद दे दिया। जब हम पूरा प्योर हासिल कर लिया और प्योर लंबा प्योर नाटा हासिल कर लिया, इन लोग को बोल दिया अम्मा अब्बा, मतलब पैरेंटल जनरेशन बोल दिया। उसको इंडिकेट करते हैं किससे? हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। तो मेंडल के जब भी कोई बात बोले कोई बात समझा नहीं पाएगी, आप अपना अम्मा अब्बा कहाँ सोच के लाइएगा। एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल क्या देगा? मेंडल के एक्सपेरिमेंट या मेंडल के में जो प्योर लंबा पौधा प्योर नाटा पौधा था, वही तुम्हारा क्या है? पैरेंटल जनरेशन है। जब इन लोगों को क्रॉस कराया गया, जब क्रॉस कराया गया तो क्या आपका आएगा? F1, इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक, तो अच्छा अब तुम बताओ, इसको इंडिकेट करते हैं F1। अब तुम बताओ, अभी जो बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड में लिखा हुआ है, इस बोर्ड में हम लोग पैरेंटल को या पैरेंटल किसको एक्सप्रेस करेंगे? बताओ ना, P कौन है और F1 कौन है? वही पर लिखा हुआ देखो, P कौन है? प्योर टॉल एंड प्योर डॉल, PA। अगर सिंबल के अकॉर्डिंग बोले तो बड़ा डी छोटा डी, ये कौन है? पैरेंटल है। और हम बात करें इसके बारे में तो ये क्या हो गया था? ये इम्प्योर टॉल। अगर हम अल्फाज की शक्ल में बोले तो इम्प्योर टॉल, और सिंबल की शक्ल में बोले तो कौन? बड़ा डी छोटा डी, ये लोग क्या हो गया? कौन हो गया? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद F1 जनरेशन, पहले पैरेंटल से क्रॉस हुआ तो F1 पैदा हुआ। अब F1 के आपसी जानदारों में क्रॉस कराया जाएगा तो उसको बोलते हैं सेकेंड ईयर। उसको बोलते हैं F2। हम लोग का F2 तक ही लास्ट है, और हम लोग कहते हैं कि मेंडल का 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि हम लोग को 2 तक ही रोक दिया गया। हम लोग जो पढ़ेंगे फर्स्ट तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और सेकंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, थर्ड नहीं है। अभी सेकंड वाला भी पढ़ेंगे। देखिए सेकंड में कम से कम तुम्हारा 16 या 18 का पौधा पैदा होता है, 2 कैरेक्टर में अगर फर्क होगा। ये जानदार में अगर 2 कैरेक्टर में अगर फर्क हो रहा है तो 2 कैरेक्टर के फर्क के बिना पर 16 या 18 तो 16 ही शायद 16 तरह का जानदार पैदा होगा। अगर 3 तरह का लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको एक ही क्वेश्चन करने की जाएगी एग्जाम में 2 घंटा, तो 2 वाला बनाने बैठे हैं कम से कम 10-15 मिनट लगेगा एग्जाम में। बना के अगर आएगा तो एग्जाम बना के आपको दिखाना होगा। तो आज तो होगा नहीं, आज फर्स्ट ही हो पाएगा, भी होगा पाएगा पता नहीं होगा, पता नहीं आगे देखते कहाँ तक होगा। ठीक है, तो सेकंड भी समझ गए। अब आइए फेनोटाइप।
एंड जेनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है और जेनोटाइप क्या होता है, पहले वो समझिए। देखिए, ये जानदार का वो खूबी, जैसे आप यहाँ से आपको जो दिख रहे हैं, कोई लंबा है, कोई थोड़ा हाइट कम है, किसी का हेयर कर्ली है, किसी का कर्ली नहीं है, किसी का आँख पर टेढ़ा है, सब देख पा रहे हैं। आपका दांत उड़ा अपडेट हो, तो जिसका हम देख पा रहे हैं बाहर से, सबको देख पा रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख पा रहे हैं, इसको बोलेंगे फेनोटाइप। लेकिन क्या सिर्फ यही एक इंसान है, मतलब जानना कहीं बनाता नहीं, अंदर भी तो बहुत खूबियाँ हैं, अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। चाहे बीमारी बोलो उसको आप, बीमारी भी तो है, बहुत सारी बीमारी माँ बाप से भी आता है, बहुत सारी अच्छाई माँ बाप से। तो जो आपको बाहर से दिख रहा है, अंदर से करोड़ों गुना ज़्यादा। अब किसी खानदान में हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो उस खानदान में मैक्सिमम बच्चों को हार्मोनल डिसऑर्डर होगा। किसी खानदान में किसी और को तो उन्हें कुछ दिख तो नहीं पा रहा ना, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी टेम्पर हो जाता है, दोस्त मोबाइल बहुत जल्दी गर्म आ रहा, तो मालूम होता है उसका घर से वैसे गर्म होता है। तो मतलब क्या होगा, हार्मोनल डिसऑर्डर, उसका एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन एबनॉर्मल है। बोल साइंटिफिक लॉजिक यही है। किसी किसी घर में देखना सब चच्चा भी गर्म है, बतिया भी गर्म है, बाप भी गर्म, सब एकदम गर्म मिजाज का। एक खानदान ऐसा होता है, बोलते नहीं पूरा खानदान झगड़ा भी हो भाई, बोलते हैं ना। तो मतलब क्या, अगर ये तो नॉर्मल बोलने के लिए, लेकिन साइंटिफिक उसका आंसर क्या है कि उन लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन जो है, उसका जो सिक्रेशन है वो एबनॉर्मल, ठीक नहीं है, वो जल्दी से निकल जाता है। बात समझ आ रही है? तो ऐसी तरह से कोई है कि हड़बड़ा के लंबा तो चला जा रहा है, खानदान में सब लंबा है, इसका मतलब उन लोगों का एस्टी जो हार्मोन है वो ठीक ठाक निकल रहा है, और कोई नहीं हो रहा, मतलब किसी किसी का देर में निकल रहा। तो ये खानदानी नस्ल, ये एग्जाम्पल आपको दे रहे। कुछ क्या होती है आप क्या बहुत घरों में तुम देखोगे, अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि बाल बच्चों को डायबिटीज़ बढ़वाने के बाद होता ही है। हमेशा सबको नहीं होता है, जेनेटिक के नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एक खानदान में बीमारी होती है। कभी तुम जाओगे डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के, पूछता है घर में किसी को वो था, बाप को था, माँ को था, चचा को था, दादी किसी को था, ऐसी बहुत सारे डॉक्टर के जाओगे, बहुत सारा सवाल करता। सब बीमारी में नहीं, अब डेंगू तो किसी को हो सकता है, मामला नहीं है, तो पाउस को ध्यान के बाद बोलते हैं। तो हम क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब क्या होता है, वो खूबी जो बाहर से आप देख पा रहे हैं, पहले आपको दिखाई दे रहा है, या आपको दिखे या समझ में आए। और एक होता है जेनोटाइप, जो दिखाई लेकिन वो आपके अंदर रहता है। इसी के मान लीजिए एक प्योर लंबा लिया, तो प्योर नाटा लिया, वो हम लोगों को मालूम था प्योर लंबा है, हम लोग को नहीं, मिनरल को मालूम था, और वो देख के भी प्योर लंबा देख के लग रहा है। ऐसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप क्या बाहर से मटर का पौधा लेके आए, उसको आप बोले उसका 2 बीज लाएँ, एक पौधा लंबा, एक पौधा नाटा हुआ। क्या आपको समझ में आएगा कि प्योर लंबा या प्योर नाटा है? नहीं, क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि आपको उसको 2-3 नस्ल और उसको क्रॉस तभी ना बोल पाएंगे, या आप उससे पूछना होगा बोल तो प्योर लंबा है प्योर नाटा, वो तो बोलेगा नहीं। तो आप कैसे बात समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को बोलो दोहरा करके आप समझ सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं उसका, आप उसका देख रहे हैं फेनोटाइप, आपको नहीं पता वो अंदर से प्योर है या नहीं है, हो भी सकता। और भाई मान लो ये वाला पौधा, मान लो आप मान लो ऐसा पौधा लेके चले हैं, आप देख रहे लंबा है, आप ये नहीं बोलते कि वो प्योर लंबा है, आप लंबा बोल सकते हैं, लेकिन उसका जेनेटिक पैटर्न प्योर नहीं है, बल्कि वो जेनेटिक पैटर्न उसका बात वो दिखाई तब को नहीं दे रहा। वो कब दिखाई देगा आपको, जब नस्ल को बोएंगे दोबारा, नाटे पौधे पर से आएंगे, तो अच्छा इसका मतलब प्योर लंबा नाटा खुद इस पर छिपा हुआ था, यानी ये इम्प्योर लंबा था। मेरी बात समझ में आ रही? वो आप देख तो नहीं पा रहे थे, जब देख नहीं पाएंगे वो क्या होगा आपका जेनोटाइप, जो जीव में छुपा हुआ है, और जो दिख रहा है वो फेनोटाइप। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से एक टर्म आएगा जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो, पढ़ाएंगे वहाँ एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। तो वो खुसूसियात जो जाहिर तौर पर दिखाई दी आपको, वो फेनोटाइप, और छिप जाएगा जेनोटाइप। ठीक, तो अच्छा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बता रहे हैं आपको, बैक क्रॉस किसको बोलते हैं? पूछ रहा है बहुत क्वेश्चन, हाई सेकेंडरी का क्वेश्चन, हाई सेकेंडरी बायोलॉजी पढ़ेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन मिलता है, ये पिछले 4-5 साल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं? अच्छा, ये दोनों कौन है?
पैरेंटल जनरेशन, ठीक है, प्यूर और प्यूर ये दोनों कौन लिखेंगे? पैरेंटल जनरेशन। ये कौन है? F1 जनरेशन इन प्योर टॉर। तो अब आपको पूछेगा बैक क्रॉस बोलने का मतलब क्या है? ये वाला F1 जनरेशन है, तो जब किसी पैरेंटल जनरेशन के बाद जो F1 जनरेशन आया है उसको वापस पैरेंटल में से किसी एक से क्रॉस कराएंगे, तो जो उससे जो पौधे पैदा वो अलग बात है। ये जो क्रॉस है उसको बोलते हैं बैक। बैक मतलब अब पीछे आना, यानी जो F1 आया है वो पीछे एक बार जाएगा। तो बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि मतलब जो आपका जो F1 जनरेशन में जो पौधा आया है, कौन आया वो? बड़ा टी और छोटा टी, इनमें से किसी एक को हम लोग क्रॉस कराए किसी एक में से। मतलब क्या बोलने का मतलब क्या? ये F1 में जो पौधा आया है उसको क्रॉस किससे कराएं? इससे कराएं या फिर ये दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारा बैक क्रॉस का एग्जाम्पल है। कोई इसको ऐसे भी लिख के इसको ऐसे भी लिख सकता है, लिख सकता है ऐसे। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देगा, पूछ लेगा, बोले बताओ विच वन अमंग दिस इज द बैक क्रॉस। समय हम हर चारों कंडीशन लिख दिया कि कैसे एग्जाम में आप कैसे मुलाकात हो सकता है, ठीक। ये वो बैक क्रॉस के F1 जनरेशन में से किसी पौधे को अगर उसको पीछे वाले जनरेशन से क्रॉस कराएं उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या जो बताया ना कि आप पौधे से पूछ के तो नहीं बोल पाएंगे ये प्योर है इम्प्योर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर वो समझना है कि प्योर है या नहीं, कम से कम आपको 4 बार 5 बार 6 बार आपको क्रॉस कराना पड़ेगा। एक बार आप नहीं बोल सकते कि वाकई प्योर है ये इम्प्योर है। आपको कई नस्ल तक मेंटल ने क्या किया था, कई नस्ल को उसने क्रॉस कराया पता करने के लिए प्योर है कि नहीं वो, या प्योर बनाने के लिए। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? एक ही बार क्रॉस करेंगे आपको मालूम रहेगा। वो क्या मालूम हो जाएगा? वो ये मालूम हो जाएगा कि अगर आप F1 जनरेशन को अगर आप टी से क्रॉस करा तो उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। यानी कि F1 जनरेशन को पियोडॉप्स यानी कि रिसेसिव से क्रॉस करा, ये मतलब हुआ ना। तो क्या देख रहे हैं हम? F1 इसको भी कैसे भी लिख सकते हैं? ठीक, ये क्या हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मतलब क्या? जांचना। जांचने का मतलब क्या हो रहा है? टेस्ट क्रॉस का मतलब किसी पौधे का जीन समझने के लिए कि ये लंबा नस्ल का है या नाटा नस्ल, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगा कि लंबा है या नाटा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर टू डिटरमाइन है टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार का जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी पौधे का अगर आपको जीनोटाइप जानना है कि वो अंदर से कैसा है, तो आपको कराना पड़ेगा उसका टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे होगा? रिसेसिव से होगा, प्योर रिसेसिव से। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि कुछ हद तक आपका बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस सेम है। कब? जब बैक क्रॉस करा रहे रिसेसिव से और यहाँ भी कर रहे हैं आप रिसेसिव, मतलब हमेशा सेम नहीं है, हमेशा सेम नहीं है। एक केस में तो ये बैक क्रॉस दो है, ये भी बैक क्रॉस है, ये बैक क्रॉस है। अगर जाए बोल देगा आपको ये वाला टेस्ट क्रॉस है तो बोलेगा ये टेस्ट क्रॉस भी वाला है, ये बैक क्रॉस, लेकिन ये वाला बैक है, टेस्ट क्रॉस ये वाला नहीं। ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है यहाँ से। तो पॉज करो।